नमस्कार दोस्तों, मैं सी राहुल गोयल आज आपके सामने आया हूं। कल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कुछ मेजर्स लेके आए इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, उन सबको डिकोड करने की छोटी सी कोशिश करी है मैंने। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखोगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वो आप डाउट डालिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपने देखा कि कुछ एक मेजर्स लेके आए हैं, तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे उन मेजर्स पे चलते हैं जो एमएसएमई के लिए लेके आए हैं। पहला जो फीचर है, पहला जो मेजर लेके आए वो लेके आए 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन। दूसरा लेके आए 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट। तीसरा लेके आए 50,000 करोड़ का लोन थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन। चौथा, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी इन्होंने, उससे क्या होगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पांचवा, जो भी ग्लोबल टेंडर है 200 करोड़ तक के, वो इन्होंने डिसअलाउ कर दिए। इसके अलावा एक रेजिडुअल और बेनिफिट है, वो है ई मार्केट प्लेस का। ये एक एक अपन डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। तो आइए पहले मेजर पे चलते हैं अपन। पहले मेजर में इन्होंने बोला कि हम एमएसएमई यूनिट्स को 3 लाख करोड़ तक का बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देंगे। इसके क्या क्या फीचर है? तो पहला फीचर है दोस्तों कि जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके 29 फरवरी 2020 को जितने भी लोन चल रहे हैं, जितनी भी उनकी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है, उसका 20% तक लोन उनको यहाँ पे मिल सकता है। मीनिंग देयर बाई कि जो नई अंडरटेकिंग है, नए स्टार्टअप है, जो 29 फरवरी 2000 के बाद शुरू हुए हैं या अब शुरू होने वाले हैं, या जो लोग प्लान शुरू करने का कर रहे हैं, उनको लोन नहीं मिलने वाला है। मीनिंग बाय अगेन, पुराने बिजनेसमैन्स को, पुराने अंडरटेकिंग्स को ही ये लोन मिलेगा। और कितना मिलेगा? 29 फरवरी 2020 को जितना उनका आउटस्टैंडिंग लोन था उसका 20% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आउटस्टैंडिंग क्रेडिट वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, इसका मतलब अभी तक नहीं बताया। इंडस्ट्री में काफ़ी डाउट्स हैं, हो सकता है जल्दी ये क्लियरिफिकेशन भी आ जाए, बट अभी तक जो मुझे लगता है आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का मतलब होना चाहिए जो आउटस्टैंडिंग बिजनेस लोन है। इसमें आपके मॉर्टगेज लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, ये सब इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो मीनिंग देयर भाई, अगर आपके 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन है, बिजनेस लोन है, तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप पुरानी फर्म है, बट आपका 1 रुपये का भी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये तो हो गया पहला फीचर। दूसरा, बोरोवर्स विद अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड 100 करोड़ टर्नओवर एलिजिबल। मीनिंग बाई हु इज कमिंग अंडर न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। आप एमएसएमई की जब नई डेफिनेशन देखोगे उसमें आप पाओगे कि एमएसएमई में वो इंडस्ट्री, वो अंडरटेकिंग कवर है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए या उससे कम होगा। तो दोस्तों यहाँ उन्होंने लिमिट डाली कि यहाँ पे हम उन्हीं बोरोवर्स को लोन देंगे जिनका 25 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं चल रहा है ऑलरेडी, साथ में 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर उनका नहीं है। मतलब कि 100 करोड़ और उससे कम टर्नओवर वाले, साथ में उनका करंट आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 करोड़ तक की उनकी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर मेरा टर्नओवर 101 करोड़ रुपए का भी है तो मुझे लोन नहीं मिलने वाला है, चाहे से मैं एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग हूँ। अगर मेरा लोन 25 की जगह 25.5 करोड़ भी है तो मुझे इस स्कीम में लोन नहीं मिलेगा। तीसरा मेजर में उन्होंने बोला कि लोन्स टू हैव 4 years टेन्योर विद मोरेटोरियम ऑफ 12 months ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट। कि जो लोन आप लोगे इस स्कीम के तहत वो आपको 4 साल में चुकाना होगा, बट पहले 1 साल का आपको मोरेटोरियम दिया जाएगा प्रिंसिपल रिपेमेंट पे। मतलब कि पहले 1 साल में आपको प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं करना है, केवल और केवल आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। चौथा फीचर इसका लेके आए, फोर्थ फीचर इसका लेके आए, इंटरेस्ट टू बी कैप्ड। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पे बैंक की खुद की मनमानी नहीं चलेगी कि कुछ भी रेट लगा देगा। मैक्सिमम क्या रेट लगेगी बैंक की तरफ से वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट उस पर एक कैप लगा देगी कि भैया XYZ बैंक, आप इस पर्टिकुलर रेट से ज़्यादा पे आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। पांचवा फीचर इस स्टेप का, 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक एंड NBFC ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कि जो भी लोन इस स्कीम के तहत बैंक और NBFC देंगे किसी बोरोवर को, उसकी गारंटी गवर्नमेंट देगी उन बैंक और NBFC को 100%।
प्रिंसिपल की भी और इंटरेस्ट की भी। मतलब कि बोरोवर से ना किसी प्रकार की कोई गारंटी ली जाएगी, ना कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी ली जाएगी। सिक्स, स्कीम कैन बी अवेल्ड टिल 31 अक्टूबर 2020 की 2020 तक ही आप ये स्कीम ले सकते हो, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगे। सेवंथ, नो गारंटी फी, नो फ्रेश कोलेट्रल, ना तो आपसे कोई फ्रेश कोलेट्रल लिया जाएगा और ना ही कोई गारंटी जो सरकार दे रही है आपके बिहाफ पे उसकी कोई फीस ली जाएगी। मतलब कि आप पुरानी अंडरटेकिंग हो, 20% से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। 29 फरवरी 2020 को जो आपका आउटस्टैंडिंग था, वहाँ पे आपकी जो भी कोलेट्रल दी गई थी, अब हम आपको 29 फरवरी तक आपके जो लोन चल रहे थे उनमें आपकी जो भी कोलेट्रल दी गई थी, अब हम आपको जो 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम आपसे कोई फ्रेश कोलेट्रल नहीं लेने वाले हैं। वो जो कोलेट्रल ऑलरेडी चल रही है वही कंटिन्यू होगी और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं बैंक्स को और एनबीएफसीज को। आप जो भी 20% लोन ले रहे हो इसकी गारंटी हमारी तरफ से है। इस गारंटी की कोई फीस आपसे बैंक नहीं चार्ज करेगा, ना ही गवर्नमेंट आपसे इसकी कोई फीस चार्ज करेगी। तो दोस्तों ये था पहला मेजर। अब अपन चलते हैं दोस्तों दूसरे मेजर पे। दूसरे मेजर पे 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा एमएसएमई को। तो दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूँ सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है। सबऑर्डिनेट डेट का जनरली मतलब ये होता है कि अगर इन एनी केस रश सिचुएशन आप बैंकक्रप्ट हो जाते हो, आप लिक्विडेशन में आ जाते हो, तो सबऑर्डिनेट डेट की जो आपकी लायबिलिटी होती है अगेंस्ट सबऑर्डिनेट डेट वो सबके एंड में आती है। मतलब कि आपने 4 तरह के लोन ले रखे हैं इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट डेट, तो सबऑर्डिनेट डेट के अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी सबसे एंड में, कि आप पहले 3 लोन को चुकाओगे उसके बाद सबऑर्डिनेट डेट चुकाओगे। अगेन फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी प्रोमोटर ने अपनी कैपिटल लगा रखी है और कंपनी आपकी लिक्विडेशन में चली गई, तो पहले बाकी लोन्स का भुगतान होगा, फिर प्रोमोटर के कैपिटल का भुगतान होगा अगर कुछ बचता है तो। सेम वे में सबऑर्डिनेट डेट का पेमेंट रिपेमेंट तभी होगा अगर कुछ बचता है तो सबऑर्डिनेट डेट का पेमेंट होगा, अगर नहीं बचता है तो उनका पेमेंट नहीं होगा। आइए दोस्तों इस मेजर में क्या क्या फीचर्स है। पहला, ये सबऑर्डिनेट डेट किनको दिए जाएंगे, क्यों दिए जाएंगे, ये स्ट्रेस्ड एमएसएमई को दिए जाएंगे उनके इक्विटी सपोर्ट के लिए। इक्विटी सपोर्ट क्या है ये भी अपन डिस्कस करेंगे और कैसे देंगे इक्विटी सपोर्ट ये भी अपन लास्ट के इसके फीचर में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस्ड एमएसएमई क्या होती है दोस्तों। स्ट्रेस्ड एमएसएमई और एनपीए एमएसएमई जनरली वो होती है, एनपीए तो वो होती है जिनको बैंक डिक्लेयर कर चुका होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कि इन पे पेमेंट नहीं आ रहा है। स्ट्रेस जनरली वो होती है जिन पे टाइमली पेमेंट नहीं आ रहा है, जिनकी ईएमआई बाउंस हो रही है, तो उनको ओल्ड लोन रिपेमेंट कर पाए, ओल्ड लोन वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, वो सब स्ट्रेस एमएसएमई है, उनको गवर्नमेंट ने इक्विटी सपोर्ट देने की कोशिश करी है इस मेजर में। दूसरा, गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेट। 20,000 करोड़ तक का सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट देगी, जिससे 2 लाख एमएसएमईज को टेंटेटिवली फायदा होने वाला है। फंक्शनिंग एमएसएमई विच आर एनपीए और स्ट्रेट्स विल बी एलिजिबल। मतलब जो ऑलरेडी एमएसएमई है, जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, जो ऑलरेडी फंक्शन कर रही है, उन्हीं को दिया जाएगा। और वो भी कौन सी, जो कि स्ट्रेस्ड है या एनपीए है उनको दिया जाएगा। जो एनपीए और स्ट्रेस्ड नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा। नई अंडरटेकिंग की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, ना पिछले वाले 3 लाख करोड़ वाले में अपन ने बात करी नई अंडरटेकिंग की, ना ही 20,000 करोड़ वाले में नई अंडरटेकिंग को यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ए सपोर्ट ऑफ ₹4,000 करोड़ टू सीजीटीएमएससी। सीजीटीएमएससी क्या होता है दोस्तों। सीजीटीएमएससी में बेसिकली गवर्नमेंट ने एमएसएमई बोर्ड और सीडीबी के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाई है। वो ट्रस्ट बैंक को गारंटी देती है अगर आप इस स्कीम में कोई लोन लेता है बोरोवर, तो अगर बोरोवर इस स्कीम के थ्रू कोई लोन लेता है तो इसकी गारंटी वो जो ट्रस्ट सेटअप करी है गवर्नमेंट ने वो देती है। ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। तो गवर्नमेंट 4,000 करोड़ रुपए का लोन उस स्कीम के तहत भी और देने की कोशिश करेगी। सेकेंड, सीजीटीएमएससी विल प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स। मतलब कि इस पर अगर सीजीटीएमएससी के थ्रू आप लेने जा रहे हो तो इस केस में पार्शियल गारंटी मिलेगी, ना कि फुल गारंटी। मतलब कि पार्शियल गारंटी बोरोवर की रहेगी, पार्शियल गारंटी रहेगी गवर्नमेंट की। 6, promoters of the MSME will be given debt by banks which will be then be infused by the promoter as equity in the unit। पहले इसके फीचर में हमने बात करी थी कि फॉर इक्विटी सपोर्ट, तब मैंने आपको बोला था कि अपन 6 फीचर में बात करेंगे, तो वो 6 फीचर आ गया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक के थ्रू प्रमोटर्स, बैंक क्या करेगा, प्रोमोटर्स को लोन देगा और वो प्रोमोटर्स अपनी अंडरटेकिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मान लो कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें 3 प्रोमोटर है ABC, तो बैंक उन प्रोमोटर्स को उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन देगा। वो प्रोमोटर उस लोन को अपनी एमएसएमई, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एज ए इक्विटी इंट्रोड्यूस करेंगे।
तो ये अपन ने दोस्तों स्टेप 2 डिस्कस की। पहली स्टेप भी पुराने जो फंक्शनिंग यूनिट्स हैं उनके लिए है, दूसरी भी जो फंक्शनिंग यूनिट है उसके लिए है। तीसरी स्टेप में गवर्नमेंट बोल रही है कि 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स। ये क्या है दोस्तों, लास्ट वाले में हमने इक्विटी इन्फ्यूजन की बात करी थी, वो बैंक के थ्रू गया था, उसमें 20,000 करोड़ का सबॉर्डिनेट डेट के थ्रू जा रहा था, अब ये जा रहा है थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन। तो इसके क्या क्या फीचर है, इसका पहला है एमएसएमई फेस सीवर शॉर्टेज ऑफ इक्विटी। एमएसएमई सेक्टर में क्या था कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, खुद जो प्रोमोटर्स थे, प्रोप्राइटर्स थे, उनको खुद का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम था। सेकंड, फंड ऑफ फंड विद कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ विल बी सेटअप। इसमें पहले क्या किया जाएगा, एक फंड सेटअप किया जाएगा जिस फंड में 10,000 करोड़ तक की लिमिट डाली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर एमएसएमई विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। वो फंड क्या करेगा, जो अच्छी एमएसएमई है, जो गुड कंडीशन में एमएसएमई है, जहां लग रहा है कि ग्रोथ कर सकती है, आगे चल सकती है, उन्हीं को फंडिंग करी जाएगी। फोर्थ इसकी है, फंड ऑन फंड विल बी ऑपरेटेड थ्रू ए मदर फंड एंड ए फ्यू डॉटर फंड। तो फंड ऑन फंड कैसे ऑपरेट होगा, पहले एक बड़ा पूल बनाया जाएगा, उस बड़े पूल में से छोटे छोटे पूल बनाए जाएंगे। आगे देखोगे आप तब समझ जाओगे कि फंड स्ट्रक्चर विल हैव लीवरेज ऑफ 50,000 करोड़ फंड एट डॉटर लेवल फंड। मतलब कि पहले 10,000 करोड़ का फंड डाला जाएगा मदर फंड में, वो धीरे धीरे डॉटर फंड में बटेगा, उसके बाद और बढ़ा के उस मदर फंड में 50,000 करोड़ तक का फंड डाला जाएगा। वो 50,000 करोड़ तक का फंड मदर फंड में डाल रहे हैं, वो आगे बहुत सारी डॉटर फंड के थ्रू आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर फंड बनाने से क्या होगा, इट विल हेल्प एमएसएमई टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, एक्सपैंड देयर कैपेसिटी, मीनिंग बाई वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगे। लास्ट इसका फीचर है, विल एनकरेज एमएसएमई टू गेट लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे भी वो लिस्ट करने के लिए एनकरेज होंगे। दोस्तों स्टॉक बोर्ड पे लिस्ट होने से क्या फायदा होता है, स्टॉक बोर्ड पे लिस्ट होने का ये फायदा होता है कि इजी एक्सेस टू कैपिटल, आपको पब्लिक से कैपिटल मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि शेयर मार्केट में जब आप उतर जाते हो तो इन्वेस्टर परचेज बाय देयर योर शेयर्स एंड यू कैन गेट द कैपिटल। दूसरा, आपकी ब्रांड इन्हांसमेंट होती है, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो और भी काफ़ी बेनिफिट होते हैं अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों चौथा फीचर, 3 फीचर जो हमने पढ़े वो तीनों फीचर थे एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए। पहले मैं 3 लाख करोड़ का पढ़ा जो कि एग्जिस्टिंग यूनिट को था, 20% से ज़्यादा का लोन आपको नहीं मिलेगा जो आपको 29 फरवरी 2020 को था। दूसरे में आपने सबॉर्डिनेट डेट पढ़े 20,000 करोड़ रुपए के। तीसरे में आपने पढ़ा 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन, वो उन्हीं एग्जिस्टिंग यूनिट्स को दिया जाएगा जिनमें कोई पोटेंशियल ग्रोथ हो। चौथा स्टेप इन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। पुरानी डेफिनेशन अपन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अब अपने को कोई काम की भी नहीं है, तो हम नई डेफिनेशन की बात करते हैं। सीधे नई डेफिनेशन में अपन चलते हैं दोस्तों मीडियम पे, माइक्रो और स्मॉल को भी छोड़ देते हैं और मीडियम पे चलते हैं क्योंकि वो उसमें कवर हो जाएगी। मीडियम में बोल रहा है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है, साथ में आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। इन्वेस्टमेंट बोला कि 20 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ से, ये दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल है तो आप एमएसएमई की डेफिनेशन में आ जाओगे। मान लो आपका इन्वेस्टमेंट है 21 करोड़ रुपए, टर्नओवर 100 करोड़ रुपए, तो आप इस डेफिनेशन में नहीं आओगे। अब आपका एक डाउट आ रहा होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है, तो मैं बताता हूं। इन्वेस्टमेंट से मतलब ये होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एंड सर्विस सेक्टर। तो मैं प्लांट एंड मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 करोड़ से ज़्यादा का, 20 करोड़ से कम का ही होना चाहिए इवन। और सर्विस सेक्टर में आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें 20 करोड़ से कम का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पहले दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की दोनों की अलग अलग लिमिट दी हुई थी, अब दोनों की एक ही लिमिट कर दी है। पहले क्या लिमिट थी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। करंट जो लिमिट है वो 20 करोड़ से कम का आपका इन्वेस्टमेंट हो, टर्नओवर आपका 100 करोड़ से कम का हो। इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट में इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। अब आपके डाउट आएगा कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या इंक्लूड होगा या क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो ये वीडियो आप एंड तक सुनिएगा दोस्तों। कुछ एक FAQs मैंने लास्ट में डिस्कस किया एमएसएमई पे कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे लेना होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कहाँ लेना होता है, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, काफ़ी FAQs मैंने डिस्कस किए हैं। आपके अभी तक आपके जो भी डाउट होंगे वो उन FAQs में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ बियर विथ मी एट द लास्ट स्लाइड, टिल द लास्ट स्लाइड। अब दोस्तों
इन्होंने लिमिट जो बढ़ा दी 20 करोड़ की और 100 करोड़ की कर दी, इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई अब इसकी डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली, 20 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट वाली अंडरटेकिंग्स वाले बिजनेसेस इसमें कवर हो जाएंगे। अब एमएसएमई में होने से क्या फायदा होता है दोस्तों, आपका डाउट ये भी आ रहा होगा। और क्या फायदा होता है? पहला फायदा तो यही है जो अपन ने 3 स्टेप आगे बढ़ते हुए आए कि 3 लाख करोड़ तक आपको लोन मिल सकता है, 20 लाख करोड़ के सबऑर्डिनेटेड, 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन। उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है? उसके अलावा दोस्तों बहुत से टैक्सेस से रिलेटेड बेनिफिट है, बहुत से जो गवर्नमेंट लाइसेंस होते हैं उनमें प्रेफरेंस एमएसएमई को दी जाती है, गवर्नमेंट टेंडर में एमएसएमई को प्रेफरेंस दी जाती है, और बाकी और भी जो लोन होते हैं उनमें आपको चीपर रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, क्रेडिट फैसिलिटी आपको थोड़ी चीपर मिलती है। ये काफ़ी सारे फायदे होते हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने के, एज एन एमएसएमई वर्क करने के। तो इस पर्टिकुलर मेजर में उन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन की लिमिट्स, इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी है। इससे काफ़ी सारी अंडरटेकिंग्स एमएसएमई क्राइटेरिया में आने वाली हैं। ये काफ़ी टाइम से डिमांडिंग भी थी कि इसकी लिमिट बढ़ाई जाए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम फिफ्थ मेजर जो लेके आए। फिफ्थ मेजर लेके आए, उन्होंने बोला कि ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़ रुपीज। गवर्नमेंट global tender will be disallowed in government procurement tender up to 200 crore because Indian MSME and other companies have often faced unfair competition from foreign companies। तो दोस्तों इस मेजर में क्या हुआ, पहले क्या था, 200 करोड़ तक के का कोई टेंडर होता था गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का, कि लाइक गवर्नमेंट को XYZ कोई भी मटेरियल परचेज करना है, कोई सर्विस करवानी है, कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर है और वो 200 करोड़ तक का टेंडर है, तो उसमें इंडियन एमएसएमईज नहीं अप्लाई, उसमें इंडियन एमएसएमई अप्लाई तो कर सकती थी, बट उसमें फॉरेन वेंडर, फॉरेन कंपनी भी अप्लाई कर सकती थी। बट अब क्या कर दिया कि 200 करोड़ तक का अगर कोई टेंडर है उसमें फॉरेन कंपनीज अप्लाई नहीं कर सकती, जिससे अब इंडियन एमएसएमई को 200 करोड़ तक के टेंडर में, 200 करोड़ तक के टेंडर में फॉरेन कंपनी से कॉम्पीट नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे ये इम्पैक्ट आएगा कि एमएसएमई का बिजनेस इंक्रीज होगा, क्योंकि उनका कंपटीशन 200 करोड़ तक फॉरेन कंपनी से खत्म हो जाएगा। ये थे 5 मेजर मूव्स। 6th मूव वो लेके आए, ये बोला कि ई मार्केट फैसिलिटी से जोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। अब उसका पूरा क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस गवर्नमेंट जल्दी ही शायद अनाउंस करेगी। बट इसका रीज़न यही है कि कोरोना वायरस की वजह से ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस तो हो नहीं रही थी, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट और इन मल्टीपल मार्केट्स, इन डाइवर्सिफाइड मार्केट्स। तो अब वो ई मार्केट फैसिलिटी के थ्रू इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा देने की उनको कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन नहीं होने की वजह से जो नुकसान हो रहे थे उसका सप्लीमेंट लेके आ रहे हैं ई मार्केट फैसिलिटी। अब उसके क्या पूरे फीचर होंगे वो जल्दी ही शायद ही अनाउंस करेंगे। इसके साथ एक और ये इन्होंने एक छोटा सा मूव और दिया, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को अगर एमएसएमई को कुछ पे करना है, अगर एमएसएमई को गवर्नमेंट से कुछ रिसीव करना है, इज देयर एनी रिसीवेबल ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक तो गवर्नमेंट खुद जो पेमेंट कर रही है, दूसरी पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है वो एमएसएमई को अगर कोई बकाया पेमेंट है तो 45 दिन के अंदर अंदर उनको पेमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 6 मूव अपन ने बेसिकली पढ़े, 5 मेन मूव और 6 जो था, एक तो 45 दिन वाला और एक ई मार्केट फैसिलिटी वाला, ये सारे मूव लेके आए। अब आपके जो भी डाउट्स थे वो डाउट्स मैंने कोशिश करी है कि ये जो मैंने आगे FAQs दिए हैं उनमें आपके एक एक डाउट क्लियर हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में वो डाउट डालिए, कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। पहला आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इज एमएसएमई अपडेटेड टू उद्योग आधार? यस, पहले एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अलग होता था, अब आपको उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन मिलता है दोस्तों। वो आपको ऑनलाइन वे में आप ले सकते हो, उसकी लिंक ये दी हुई है, इस लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। इस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। क्या आधार कार्ड कंपलसरी है? हाँ जी दोस्तों, आधार कार्ड कंपलसरी है। उसके अलावा आपसे कुछ और डिटेल मांगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट की डिटेल मांगेगा, आपसे टर्नओवर की डिटेल पूछ सकता है, आपसे आपके कुछ एक छोटे मोटे बिल के सैंपल मांग सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। बट प्रोप्राइटर के केस में उसका आधार कार्ड, पार्टनरशिप के केस में
पार्टनर का आधार कार्ड, कंपनी के केस में डायरेक्टर का आधार कार्ड, ये रिक्वायर्ड होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका हो सकता है, कैन एग्जिस्टिंग एंड न्यू बिजनेस बोथ अप्लाई? यस, एन एग्जिस्टिंग एंड न्यू बिजनेस कैन अप्लाई फॉर एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन provided the existing unit is functioning and meet the threshold limit for the registration। कि क्या पुरानी फर्म भी अप्लाई कर सकती है? हाँ जी, पुरानी फर्म भी अप्लाई कर सकती है, बट थ्रेशोल्ड का ध्यान रखो। थ्रेशोल्ड कौन सी थी दोस्तों? जो अभी अपन ने पॉइंट नंबर 4 में डिस्कस करी थी, जो नई डेफिनेशन उन्होंने दे दिया है, टर्नओवर 100 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ वाली वो डेफिनेशन दे दी है, उसमें आप फॉलो कर रहे हो। नई बिजनेस भी अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश करी है कि अगर आपको एमएसएमई का जो उद्योग आधार वाला सर्टिफिकेट मिल गया, उसकी कोई एक्सपायरी है? ना जी ना, कोई भी एक्सपायरी डेट उसकी नहीं है। कैन ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड एमएसएमई? ना, ट्रेडिंग कंपनी एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ही एमएसएमई में आ सकते हैं। इसका रीजन ये है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि ट्रेडिंग कंपनियां केवल और केवल जो मिडिल मैन की तरह काम कर रही है मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर के बीच में, इसलिए उनको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो क्या मुझे अलग अलग सिटी का लेना पड़ेगा? नहीं, आपको केवल और केवल एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे आपके कितने भी ब्रांचेज हो। बट आपको डिटेल हर ब्रांच और प्लांट की आपको उस रजिस्ट्रेशन में देनी पड़ेगी। दूसरा लास्ट क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किया है, हाउ इज द वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटेड? जब अपन फोर्थ स्टेप पढ़ रहे थे तो बोला था कि इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में होना चाहिए। अब प्लांट और मशीनरी की वैल्यूएशन कैसे होगी? तो दोस्तों, प्लांट और मशीन की वैल्यूएशन के लिए इन्होंने एक 1192 नंबर का नोटिफिकेशन दिया हुआ है 5 अक्टूबर 2006 का। उसमें उन्होंने लिखा है कि प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में ओरिजिनल वैल्यू ही लेंगे। अदर जो इंसिडेंटली एक्सपेंस होते थे, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका कोई एक्सपेंस हुआ, इंस्टॉलेशन पे आपका कोई एक्सपेंस हुआ, आपके कोई स्पेयर पार्ट्स थे मैंने रिपेयर से रिलेटेड, टूल्स थे आपके रिपेयर से रिलेटेड, और भी काफ़ी एक्सपेंसिव और भी काफ़ी तरह के आइटम्स हैं, वो हम इससे इंक्लूड कर देंगे। डिटेल के लिए आप इस नोटिफिकेशन में जा सकते हैं दोस्तों। तो आई बिलीव यहाँ तक के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जरूर डालिएगा, जरूर आप वहाँ पे पोस्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक किया हो आपने इसको, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त राहुल गोयल फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।